चले आगे चलते हैं सर। हम 11th जो है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर अभी हमने डन कर लिया वो। अब हम करते हैं सर अपना फिजिक्स का लेक्चर सर। 11th फिजिक्स सर। तो ये है हमारा सर वेक्टर टॉपिक। देखिए अभी हमने इससे पहले पूरा मोशन इन वन डायमेंशन विद आईआईटी कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल टूल्स, ये वो सब किया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसको लेक्चर वाइज सुनते जाएं और नोट करें। अब वेक्टर वाला टॉपिक आ गया सर। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो वेक्टर ये टॉपिक का नाम है। ये है बेसिकली हम जो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है सर उसको हम सॉरी दो जो पार्ट्स है बेसिकली उसमें डिवाइड करते हैं। नंबर एक स्केलर बेसिक है जो स्केलर हुआ सर, ये कॉन्सेप्ट के साथ डायरेक्शन कभी नहीं जोड़ते। इट ओनली वर्क्स विद मैग्नीट्यूड, ओनली वर्क्स विद मैग्नीट्यूड। जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के साथ हमारी डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। हमने ओरिजिन से, अपने घर से, अपने ओरिजिन से जहां से भी मोशन शुरू किया, कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया पाथ, वो किस डायरेक्शन की है वो मायने नहीं रखता सर। ठीक है। तो एक तो आपके यहाँ टेम्परेचर, ये भी ऐसे ही सर। मास, ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टाइम में भी आपको ले सकते हो, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। देन कम्स आपके पास आता सर वेक्टर। अब वेक्टर जो कॉन्सेप्ट है सर वो बेसिकली अटैच है विद डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ वर्क्स। फिजिकल क्वांटिटीज where both magnitude and direction works। ये करते हैं सर, ये काम करते हैं बेसिकली सर। जो डायरेक्शन है वो हमारे ब्रेन का कॉन्सेप्ट भी है, उसी को हम बुक्स में या आपको स्टडी में कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ पूछूं कि वेयर इज दैट पर्टिकुलर प्लेस इज, तो आप एकदम इधर या उधर हाथ उठा के बताते हैं, वो डायरेक्शन बताते हैं बेसिकली, आप वो वेक्टर बताते हैं। अब उसको पहुंचने का वे क्या है वो आप डिस्टेंस बताते हो। इधर जाएं, लेफ्ट राइट, ये होता हुआ आप पहुंच जाएंगे। तो ये है फॉर एग्जांपल, इसमें है सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है हमारा डायरेक्शन से अटैच, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये बहुत मायने रखती है सर। इसका डायरेक्शन होना चाहिए नेगेटिव, पॉजिटिव, ओरिजिन से आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, किधर जा रहे हो, वो सारा कुछ इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ अटैच। तो जहां डिस्प्लेसमेंट आ गया ना वर्ड सर, तो इनिशियल पॉइंट भी आएगा, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, ये मान लीजिए। तो फिर डायरेक्शंस भी डिफाइन करनी पड़ेंगी, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी इधर, ठीक है, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी आपकी। अब मैं और नहीं लिखूंगा फोर्स, क्योंकि सर फोर्स, वेलोसिटी सब डिस्प्लेसमेंट से बनने हैं ना। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स क्या है? एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है सर? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सब डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ। ठीक है। तो ये है बेसिकली वेक्टर का हमारा पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपने पढ़ा होता है पहले भी, मैं वो नहीं बोलता कि पहले नहीं पढ़ा होगा। ये आपने 10th में भी शायद 9th में पढ़े होते हैं सर। हम लेते हैं सर
क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को हम क्लासीफाई सर दो रूप में करेंगे, क्लासिफिकेशंस ये दो रूप में होगी सर। एक तो है सर पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर क्या होता है सर, जो विच है स्टार्टिंग पॉइंट होता है सर और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उनका, ठीक है। तो देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वो स्टार्ट होते हैं सर। जैसे डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से स्टार्ट होती है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये दोनों होते हैं सर उसमें। ऐसे मान लीजिए मैंने इस पे फोर्स लगानी है इधर, तो आई हैव अ डायरेक्शन एंड एप्लीकेशन पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैं ओरिजिन से स्टार्ट की मोशन, तो वो बोलते हैं, तो उनको पोलर वेक्टर बोलते हैं। फर्क समझ नहीं आया होगा अभी आपको, मैं बताता हूँ अभी। सेकंड पार्ट करवाऊंगा, फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे सर। एक्सियल। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है सर, दो की क्लास का हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो एक्सियल वेक्टर जो होता है, ये वेक्टर होते हैं, इसके रोटेशन इफेक्ट होते हैं सर। द वेक्टर विच हैव रोटेशनल इफेक्ट टुवर्ड्स सम एक्सिस, ठीक है। कैसे वो बता देता हूं पहले। सो एक्सियल वेक्टर होते हैं सर, दीज आर rotational effect of a vector, rotational effects of vectors, या रोटेशनल वेक्टोरियल है तो इफेक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हो आप इसको, और फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बोल सकते हो। अब क्या है ये, यहां से पकड़ते हैं सर। देखिए सर, हमने एक नट बोल्ट को कसते हैं, घुमाते हैं, क्या होता है सर, ये नीचे जाएगा। हमने घुमाया, इधर गया नीचे, ये वाला मान लीजिए ये किया, तो गया नीचे सर। एक्सियल इफेक्ट, एक्सियल, ये एक्सिस होता है। फिर हमने उसको उल्टा घुमाया इधर, तो ये आ गया ऊपर की तरफ, ये खुल जाती है टायर ऐसे, ये होते हैं रोटेशनल इफेक्ट्स होते हैं। हम ऐसे कर रहे हैं, नीचे जा रहा है, ये हो गया एक्सियल। पोलर ऐसा नहीं सर, पोलर ऐसे लगाते हैं फोर्स, स्टार्टिंग से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो जिस डायरेक्शन में हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसी में चलते हैं, उससे ऑपोजिट चलेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। तो ये क्लासिफिकेशन है पोलर का। अब रोटेशन इफेक्ट को हम टॉर्क बोल देते हैं सर। अब इसमें फोर्स आ जाती है सर, ये आपको पता चला पोलर और एक्सियल वेक्टर। यहां एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वहां से जैसे हमने बॉल को हिट किया, वो भी आप स्टार्टिंग पॉइंट तो वहां तक जाने वाला मान सकते। एक्सियल में आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन की, और उसका जो इफेक्ट है वो एक्सियल एक्सिस पे आया। एक्सियल का मतलब समझा, जैसे ट्रक में जो टायर्स होते हैं वो एक एक बीच में घूमता है, एक बड़ी सी रोड, तो एक्सियल पॉइंट्स में एक्सिस ऐसे है सब, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ये। हम वेक्टर को दो पार्ट्स में इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो तरह के। अब बहुत है वैसे उनको तो उसके बाद आते हैं सर इसमें, अभी आपको पता चला एक होता है टेंसर वेक्टर सर। टेंसर वेक्टर को बेसिकली हम क्या होता है सर, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड हैव डिफरेंट वैल्यू और मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो हम उसको टेंसर वेक्टर बोल देते हैं। नो स्पेसिफाइड, ठीक है, तो कोई स्पेसिफाइड इनकी डायरेक्शंस नहीं होती है, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस है, ठीक है। एंड इट हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड
इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हम प्रेशर भी ले सकते हैं सर। प्रेशर ऐसा ही होता है, ये अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर का हम एक कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम मान लें तो इसको हम टेंसर वेक्टर की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐसे फील कर लिया मान। अब प्रेशर एट द बॉटम इज हाई, यहां से पानी यहाँ कम है, जैसे कि यहाँ। अब जैसे ये यहाँ प्रेशर ऐसे 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 इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इधर उधर कम है। तो प्रेशर हम ऐसे इसको एक मान सकते हैं टेंसर क्वांटिटी। इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। ये देखिए पानी है ना सर इधर, तो पानी इधर से आप यहाँ एक छोटा सा होल करके पानी बाहर आता है ना। ठीक है, तो प्रेशर तो इधर भी लग रहा है ना, ऐसे ऐसे। अब बॉटम में होल करोगे तो ऐसे पानी आ जाएगा, यहाँ होल करोगे इधर, मतलब प्रेशर तो हर जगह लग रहा है। अब ये बताओ सर, प्रेशर इधर यहाँ कितना लगता है? ज्यादा लगेगा, सारा वेट ही इधर लग रहा है, इधर कम लग रहा है। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड डायरेक्शंस एंड इट डोंट हैव एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो ये हम टेंसर वेक्टर की कैटेगरी में ले लेते हैं सर इसको। ठीक है सर, यहां से चलते हम आगे। तो अब कुछ टर्म्स बातें करते हैं सर, छोटी छोटी टर्म्स है सर इसमें, वो बातें कर लेते हैं। एक तो है सर मॉडुलस वेक्टर। अब मॉडुलस वेक्टर का क्या है सर? किसी भी वेक्टर का, वेक्टर को हम हमेशा ऐसे एरो के साथ लिखते हैं सर। क्वांटिटी के ऊपर एक एरो डाल देते हैं, तो ये बोलते हैं सर इसको ऐसे मॉडुलस। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब उसकी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उसमें वेक्टर की कितनी है। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड वेक्टर। और एक आता है सर यूनिट वेक्टर। अब इसमें और क्लियर करते हैं सर। यूनिट वेक्टर जो होता है, मान लीजिए वेक्टर ए का ये कैप से लिखेंगे, ये आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर सर। ठीक है, जैसे ये ले लीजिए सर, हर डायरेक्शन का एक स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर होता है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब इस तरफ एक यूनिट वेक्टर जो होगा वो आई। I is the one unit in x-axis. I is the unit vector of x-axis. आप वन यूनिट डिस्टेंस x-axis में चलेंगे तो उसे इतना बोलेंगे I। मान लीजिए आप 5 चले तो आप लिखेंगे 5i। अब ये तो आपके वेक्टर का हो गया मैग्नीट्यूड, और ये इसका यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है इसकी। इधर चले मान लीजिए 2j, और इधर चले तो 3k मान लीजिए। अरे एक ही समझिए आप, ये पता चला। अब मान लीजिए ये नहीं लिखते सर, मान लीजिए एक पॉइंट ऐसे है, वो 5 यूनिट तो इधर गया और 2 यूनिट वो गया इधर। ये हमेशा सर ये ऐसे ही जाएगा 90 पे। तो ये क्या आएगा सर? ये इन दोनों वेक्टर का सम। मान लीजिए ये वेक्टर ए और 2 है और वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर विल बी 5i प्लस 2j। आप बोलोगे सर 7 क्यों नहीं? कभी 5i और 2j ऐड थोड़ी हो सकते हैं, पहली बात। अब वेक्टर बता क्या रहा सर, ये बताइए आप। एक वेक्टर आपको क्या बताता है? एक वेक्टर ये बताता है कि वो किन 2 या 3 इफेक्ट से बना। जैसे ये एक्स एक्सिस में चला, वाई में गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसकी ओरिजिन से ये आ गया, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। बट हम सीधा कोई ऐसा वेक्टर नहीं लिख सकते, हम एक नोन वेक्टर की डायरेक्शंस में वेक्टर लिख सकते हैं। 5i प्लस 2j ये वेक्टर है सर, 7 नहीं बन सकता। ये 2 इफेक्ट्स का एडिशन है कि मगर मतलब अगर वेक्टर O से A गया तो इसका मतलब वो 5i x की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा और 2j वो y की तरफ कर चुका होगा। अगर आप
रेगुलर स्टूडेंट हो इस चैनल के तो आपको ये बात मैंने पहले भी बोला था कि आपको ये बात ध्यान देनी है अच्छे से। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत काम आएगी आपके। इसको कंपोनेंट्स पार्ट भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का, जैसे आई, ये आपका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना सर, क्योंकि बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, सॉरी ऑल 3 आर द यूनिट वेक्टर। तो ये 5i क्यों लिखा सर? I just represent its motion in the direction of x axis। तो यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ही होता है सर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो उसका 1 यूनिट वेक्टर आ जाएगा, उसी की डायरेक्शन में आएगा। और हम जब वेक्टर लिखेंगे, मान लीजिए ये है 5 इंटू आई, मीन्स है 5 मैग्नीट्यूड इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो मैं वेक्टोरियल कितना चला? 5i। व्हेनेवर आई राइट 5i, तो इसके बाद आपके दिमाग को समझ आ जाएगी कि 5i का मतलब है एक्स एक्सिस की तरफ 5 यूनिट डिस्टेंस। मान लीजिए यूनिट 1 मीटर है, तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ 5 मीटर गया। आई का यही मतलब है, वो बताता है एक्स में आप कितना यूनिट चले हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे पास ए यही होता, ये तो ये, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा? 5i/5, यही इसका मैग्नीट्यूड है, तो आई आ गया। तो यूनिट वेक्टर को आपने ऐसे समझा, ये समझा, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा सर। ये का मतलब है ओ ए, ओ से ए जाने का मतलब है आप ओ से बी गए हैं एक्स एक्सिस, फिर बी से ऊपर। ये मैंने आपको पहले भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में भी बताया था, यानी जो हमने किया था। जाते तो हम ओ से ए ही नहीं सर, पर ओ से ए जाते हुए हम एक्स की तरफ 5i और y की तरफ 2j डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं। हमारे पास सर ओ से ए को डिफाइन करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं, हम एक्स वाई में चलते रहेंगे, ये ध्यान रखना आपने। तो ये आपको अच्छे से ये टर्म्स को समझना है, यूनिट वेक्टर को। अभी फिर आगे लेंगे हम इसको, टर्म्स को, ठीक है सर। एक आपके पास आ जाते हैं सर नल वेक्टर है, नल 0 बोलते हैं सर इसको भी। इसकी कोई भी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, मैग्नीट्यूड 0 होता है। मैग्नीट्यूड तो इसका सर 0 है, ये होता ही नहीं कुछ, मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। कुछ डायरेक्शन सब जब चला ही नहीं है तो क्या पता कौन सी डायरेक्शन है। जिस तरफ चलेगा, जब चलेगा तो पता चल जाएगा। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर सर दो वो होते हैं जो सब कुछ इक्वल हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो सर, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सर। ये इफ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन, ये आ गया सर इक्वल वेक्टर। सब कुछ सेम होना चाहिए, तो हम उनको बोलेंगे तो इक्वल वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर कहां से कैसे बोलेंगे सर? नेगेटिव वेक्टर ए एंड बी, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, बाकी सब सेम हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव। इसी में सर कोलिनियर वेक्टर भी आ जाते हैं। कोलिनियर होते सर एक ही लाइन पे पैर, ये वाले सेम अलोंग द सेम लाइन सर, और पैरेलल, एक ही बात है सर। और एंटी पैरेलल, ये भी एक ही बात है सर। अलोंग द सेम लाइन, पैरेलल और एंटी पैरेलल। कोलिनियर अलोंग द सेम लाइन, एक हो सकता है, ये पैरेलल भी हो सकते हैं सर वो, और एंटी पैरेलल। इसमें मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं सर, इसमें मैग्नीट्यूड का लेना देना था, दोनों सेम होने चाहिए एंड नेगेटिव वेक्टर। पर कोलिनियर में ये नहीं है, दो वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं। एक आता है सर हमारे पास कोइनिशियल वेक्टर,
अब जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से चले सर, इनको बोलते हैं कोइनिशियल। व्हेन originated फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से अगर आप चलोगे तो हम उसको बोलेंगे को-इनिशियल। एक ही पॉइंट से चलने वाले वेक्टर हम बोलेंगे इसको को-इनिशियल वेक्टर। समझे बात अब? ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। ये अब आता है सर आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल में सर ये आते हैं सर, ये वाले, ये जो खुद 90 पे ही होते हैं सर। द वेक्टर्स एट 90 डिग्री आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। व्हेन वेक्टर्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर, उनको हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। एज आई, जे एंड के, ये ऑर्थोगोनल होते हैं सर। ये एक ही पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है। अब एक वेक्टर का नाम बहुत बार आएगा, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वेक्टर वो होते हैं सर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। जैसे हम घर से अगर चलते हैं, हम रोज घर आते हैं, घर पे रुकते हैं और सुबह घर से निकलते, तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना? व्हेन इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। उसकी एक जगह है, वो उस पे फिक्स है सर। ये कहता सर हमारे पास है लोकलाइज के बाद अगला पॉइंट बन जाएगा नो लोकलाइज्ड। ठीक है, नो लोकलाइज्ड व्हेन इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स। आपका जर्नी का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं। जैसे आप टूरिंग पे गए हुए, आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, तो आपका फिर इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, अभी मोशन आप सुबह उससे कहीं और जाते हो, कहीं और फिक्स नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं इनिशियल नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये हो गया आपके पास। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो वेक्टर को बनने से, चैप्टर बनने से पहले आपको आनी चाहिए, लिखा होना चाहिए। अब आता है सर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, इसको हम पीवी वेक्टर भी बोल देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर सर बेसिकली आपको क्या होगा सर, ये है, मान लीजिए सर मेरे पास ये है y x और ये है मेरा बॉडी O और ये मेरा पोजीशन है। अब सर ये है मेरा पोजीशन वेक्टर, ये जो मेरा ये वाला बनेगा और ये एंगल बनेगा थीटा उसका, इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं सर। फिजिक्स में डायरेक्शन, this anti-clockwise with x-axis is the direction of a vector. ये याद रखना सर। Angle in anti-clockwise direction with x-axis is called direction of vector। हम उसको डायरेक्ट वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हैं। समझे बात? अब ये पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताएगा सर, OA। सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर इट टेल्स अबाउट मिनिमम डिस्टेंस of body from origin with its direction। मीन्स कोई भी पोजीशन वेक्टर तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब वो ये वाला डिस्टेंस और एंगल ना बता दे। तो पोजीशन वेक्टर के पास ये प्रॉपर्टीज होती है, एक तो वो मिनिमम डिस्टेंस बताता है, O इज ऑलवेज ओरिजिन, और एक डायरेक्शन बताएगा आपको, उसको हम उसका बॉडी का पोजीशन वेक्टर मानते हैं।
अब वो बाद में देखेंगे हम कैसे कैसे निकालेंगे इनको, ये तो आपको धीरे धीरे फिर पता चलता जाएगा सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। अब हम कुछ पहले बात कर लेते हैं फिर लिखेंगे सर। मान लीजिए सर मेरे पास ये एक अरेंजमेंट है, ये वाला, और ये मेरा एक बॉडी है सर ए पे, तो ये मेरे उसकी पोजीशन है। अब मेरे को इसका ये पता है सर, मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर आर और ये x1 आई है सर, x1 ये x1 आई और ये आ गया मेरा y1 j। तो मेरा वेक्टर r1 क्या हुआ सर, x1 आई प्लस y1 j। ये मैंने बोला था आपको ऐसे वेक्टर लिखना है ऊपर, वो x एक्सिस में y एक्सिस, ये एंगल फिर याद रहेगा इसमें अपने आप, एंगल की भी जरूरत है। मान लो मेरी बॉडी O पे पड़ेगी सर और O से ये B चलेगी सर, ऐसे ये चलेगी। अब B का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना सर, मान लीजिए, और ये आ गया सर ये, और ये मान लीजिए सर x2 आई है और ये है हमारा y2 आई। समझिए आप? ठीक है, तो ए बी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां लगाता हूं सर ये वाला, ये देखें ये क्या है सर, ये x1 है पूरा इतना और ये x2 है सर, तो मैं इसको x2 माइनस x1 लिख देता हूं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस कुछ नहीं है, माइनस आ जाएगा ना, पीछे चला गया ना, खुद ही आ जाएगा, आप इतना मत फिक्र करो इसकी। तो मेरा ये बन गया x2 माइनस x1। अब ये देखिए सर, ये मेरा y1 है और ये है मेरा y2, तो ये कितना आ जाएगा सर फिर y2 माइनस y1। ठीक है, और मान लीजिए ये वेक्टर था मेरा r2, x2i प्लस y2 j। तो ये क्या आया सर, ए बी वेक्टर, ये आया मेरा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j। अब ए बी को हम बोलते हैं सर, ए से बी गए हैं तो ए बी को बोलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स और वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट से ए के माइनस कर दो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। प्लस माइनस की कतई चिंता मत करो, वेक्टर है सब सेटल हो जाएगा। तो ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आज हम यहां कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। When a body displaces from A to B, body displaces from A to B, then AB vector यानी displacement vector क्या आ गया सर आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये बन गया आपका x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। सिंपल, उसकी जो पोजीशन है और इसकी जो पोजीशन है, इन दोनों में से माइनस करके यही तो बना ना सर। ये देखिए ये i है, ये j है, वेक्टर तो यही होता है ना, x की तरफ आया इफेक्ट प्लस y की तरफ का इफेक्ट, दोनों को ऐड करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा याद रखना है। प्लस माइनस की डोंट वरी, अपने आप आएगा जो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस आएगा तो इसका मतलब बैक आएंगे, यहाँ प्लस आएगा मतलब ऊपर उठेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। समझिए आप? तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम देते हैं सर। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे ऐसे आगे आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता करनी पड़ेगी। अब सर एक आ जाएगी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है सर, आपने इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2a,
तो इसका मतलब ये होता है प्लस है ना, तो उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। पर अगर आपने किया सर इधर -2a माइनस के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड उसकी रिवर्स डायरेक्शन में डबल हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं सर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर। वो प्लस माइनस की वजह से वेक्टर की डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है। प्लस माइनस की वजह से वेक्टर की डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है। तो ये आज हमने जो की है वो थोड़ी बहुत इसकी टर्म्स को डिस्कशन लेने के लिए किया है। ये पहला लेक्चर आपका वेक्टर का। ये पॉइंट जो अभी किया है इसको अच्छे से देखना सर, ये वाला ध्यान से देखना, एक्स वाई का इफेक्ट मिल के R1 वेक्टर, ठीक है। ये R1 था, ये वाला ये R1, R2 से माइनस R1 करें तो x2 माइनस x1 y1, तो पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर B। पोजीशन क्या होती है? ओरिजिन से कितना उसका डिस्टेंस है। तो वो हम O से A नहीं करेंगे, अभी देखते हैं। चले आपके दिमाग का मैं अभी वो ये डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। x1 का स्केयर y1 का स्केयर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा सर, सिंपल है। हाँ डायरेक्शन बिल्कुल सर परफेक्ट, आप तो बच्चे ही अच्छे हो। तो tan थीटा y/x डायरेक्शन आ गई। तो आपकी नई डायरेक्शन आ गई, ये θ1 ये θ2 सर। ये तो पूरे नहीं किया, अच्छा हुआ आपने हिंट पूछ लिया, दिमाग में था आपके, तो ठीक है ना। तो ये नए वेक्टर कहा जाएगा, ये वाला, ये पोजीशन नई पोजीशन कहा जाएगा, ठीक है। तो आप θ1 से θ2 चले गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई सर? इतनी। यह डिस्प्लेसमेंट एंगल θ2 माइनस θ1, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी। इसका भी मैग्नीट्यूड ऐसे ही आ जाएगा, ये ए बी का मैग्नीट्यूड सर। ये पाइथागोरस ही तो लगी हुई है सर, ऑर्थोगोनल का मतलब ये पाइथागोरस है, एक्स वाई पाइथागोरस, सिंपल। इसमें भी इसको छोड़ देते हैं, तो क्या आ गया आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। ये देखिए सर, ये ट्रायंगल नजर आ रही थी ना आपको, ये 90 डिग्री, सिंपल। ये इतनी डिस्प्लेसमेंट कर ली होगी। अब आप A से B तक सीधा तो मेजर ही नहीं कर सकते, आपके पास A से B को कुछ पता ही नहीं है आपको, आप कितना गए हो क्या गए हो। हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं सर, ये थीटा, ये थीटा 2 माइनस थीटा यही होगा सर, ये सीधा यही होगा, सेम एंगल, पर डायरेक्शन जो होगी सर वो ये 180 माइनस थीटा, डायरेक्शन 180 माइनस थीटा होगी, ये याद रखना आपने, अच्छे से ध्यान देना आपने। डायरेक्शन 180 माइनस थीटा ही होगी। ये थीटा तो निकाल सकते हो आप यहां से बड़े अच्छे आराम से, tan थीटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये तो वैल्यूज गिवन होंगी जब क्वेश्चंस में, तो हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, उसको 180 से माइनस करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि ए बी मेरी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी डायरेक्शन है? 180 माइनस थीटा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैं उस डायरेक्शन में चला हूं, जैसे मान लीजिए सर ये मेरा ए है और मैं यहां चला ए बी, तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज माय डायरेक्शन। तो फिर वो मेरे को एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस बताना पड़ेगा, इसी से मेरी डायरेक्शन का मेजरमेंट पता चलेगा, इन व्हाट डायरेक्शन आई एम मूविंग, ये पता चला आपको। तो डायरेक्शन तो हमेशा इज अ एंगल विद एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस, वो आएगा। अब ये आपको निकालना पड़ेगा। अभी आप एक दो बार देखोगे ना एंगल्स वाला काम, ये 10th वाला ही है, उससे भी इजी है, आपने इससे ज्यादा टफ काम किया, बस सिर्फ आपको ये दोबारा सुनना पड़ेगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से, ए बी का मैग्नीट्यूड ऐसे आ सकता है, ए बी की डायरेक्शन ऐसे आ सकती है, ये वाली 180 माइनस थीटा कर दे, कितना एंगल मूव किया रोटेट, कितना एंगल किया है, θ2 से θ1 किया है। θ1 निकालने का तरीका था हमारे पास ये वाला, ये θ1 है y1 बाई x1, ये θ2 आ जाएगा सर y2 बाई x2। तो ये सब कुछ निकालने का वे होता है यहाँ।
आप ऐसे चल सकते हो उसमें। अब जितनी बार ये देख लोगे, एक आध बार देखोगे, आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे वेक्टर में काम करना है आपको। ठीक है, चलिए फिर करेंगे आगे।